नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के में हम हमारी जो 10th की हिस्ट्री है उसका लेसन नंबर सेकंड, भारत में राष्ट्रवाद, उसका लेक्चर नंबर ये सेकंड है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भारत में राष्ट्रवाद का मीनिंग और उसका डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, इसके बैकग्राउंड में पढ़ा था और किस तरीके से भारत में जो राष्ट्रवाद की संकल्पना थी वो 1920 के आसपास इस चैप्टर के माध्यम से इसका अध्ययन हमने किया था। और उसी के अंतर्गत हमने कुछ जो प्लेग महामारी के बारे में और देश में बढ़ती आफ्टर विश्व युद्ध के बाद जो असंतोष की भावना थी, जिसके अंदर खाद्यान्न उत्पादन के तहत काफ़ी असंतोष की जो भावना थी लोगों में व्याप्त हो गई थी, तो सभी डिटेल में हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद का जो विचार था, जो सत्याग्रह का विचार था, ये किस तरीके से गांधी जी इसको लेके आए और किस तरीके से जन आंदोलन की जो क्रांति थी वो इसके माध्यम से हुई थी। और सत्याग्रह का विचार और रोलर एक्ट के बारे में हम जो इसके बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो लेक्चर है जो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। वो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत है वो लौटे थे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लिया था। तो जनवरी 1915 से पहले वो दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ की गोरे और काले लोगों के साथ नस्लीय भेदभाव जो किया जाता था, और इसी के पद्धति के तहत उन्होंने जो कार्यप्रणाली थी वहाँ पे बनाई थी और अहिंसा का मार्ग था वो अपनाया था। तो बड़ा धैर्यपूर्वक उन्होंने संयम के साथ वहाँ जो अहिंसा का और सत्याग्रह का जो मार्ग था उन्होंने वहाँ अपनाया था। और अपनाने के बाद वहाँ सफलतापूर्वक उन्होंने इस चीज़ को मानने के बाद जो बाकी ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इस आंदोलन के तहत जो विजय थी वो प्राप्त की थी। तो इस पद्धति में वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर है वो दिया जाता था। तो उनका मानना था कि सत्याग्रह जिसका जो वर्णन वो अपने विचारधारा के अंदर जो करते थे, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सत्य की जो शक्ति पर ही आग्रह है वो किया जाता था। उनका ये मानना था जो बात सत्य है उसको किसी भी उद्देश्य से, अगर सच्चे मन से सच्चे उद्देश्य से उस पर फोकस किया जाए तो उसकी कार्यप्रणाली के तहत वो, चाहे वो अन्याय के खिलाफ हो, चाहे उत्पीड़न के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार से हो, तो आपका जो इरादा है वो आपका सफलतापूर्वक आपको उसकी शक्ति को पा सकते हो, लेकिन उसका इरादा आपका नेक है वो होना चाहिए। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका सच्चा उद्देश्य है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता है वो नहीं रहती है। तो उनका मानना था कि सत्याग्रह के जो विचार था उसका आपका मोटिव है, एम है, वो सच्चा है और आपके संघर्ष करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आप संघर्ष कर रहे हो, तो उस उत्पीड़न से बचने के लिए, यानी कि उसके खिलाफ करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि आप सत्याग्रह के लिए आपकी हाइट वाइट, आपकी सेहत है अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप सत्याग्रह की आग्रह के लिए अहिंसा का मार्ग है वो अपना सकते हो। तो ये इनके लिए ज़रूरी है वो नहीं माना गया था। तो काफ़ी इन्होंने अच्छे से इनका इसकी जो डेफिनेशन है इसके बारे में अच्छी तरीके से इन्होंने बताया है। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष को सफल है वो हो सकता है। प्रतिशोध होता है किसी के बदले के भावना में की कार्रवाई है जो, और आक्रामकता मतलब होता है कि एकदम से अग्रेसिव हो जाना, बड़ी उसको उत्तेजनापूर्वक किसी कार्य को करना। तो गांधी जी इस मामले में मानते थे कि हमने किसी की बदले की भावना की वजह से हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं या आक्रामक तरीका हथियार रहे हैं, तो इसके बिना भी जो सत्याग्रही जो होता है, जो सत्य की राह पे चलने वाला
सत्याग्रह का मतलब होता है कि जो व्यक्ति सत्य की राह पे चल रहा है, जिसने अपने जो कार्य प्रणाली के तहत इसको अपनाया है, वो सफलतापूर्वक अपने हिंसा की जो इसके जो मोटिव, उसका एम है, उसको अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़े मारपीट किए सिर्फ बातचीत के बल के सहारे ही हम अपना जो मोटिव है उसको पा सकते हैं। इसके लिए इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को जी जोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित है किया जाना चाहिए। तो इसके कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारा जो शत्रु होता है, जिसके खिलाफ हम हमारा सत्याग्रह जो आंदोलन है वो चला रहे हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो उसको दमन करना, उसको मारना पीटना, उसको हम कह सकते हैं प्रतिशोध की भावना उसके प्रति रखना, तो इससे क्या होगा, ये गलत मोटिव है, हमारा गलत इरादा है, गलत रास्ता है ये। और इसके बजाय हमें जो सभी लोगों के बीच में जो हम रास्ता अपना जो उद्देश्य उसको लेकर चल रहे हैं, तो सिर्फ सभी लोगों के सहयोग की भावना से ही हमें इस तरीके से सच्चाई के साथ और सहज भाव के साथ उस हमारा जो मोटिव उसको हमारे शत्रु के मन में उस कार्य प्रणाली के तहत इस तरीके से प्रेरित करना चाहिए ताकि वो सहज तरीके से उस भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हो जाए। यानी कि जो हम कार्य हमारे शत्रु से करवाना चाहते हैं उसे प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि प्यार और सहज की भावना से उस अपनी बात को उसके सामने रखना, बातचीत के द्वारा, अहिंसा के मार्ग के द्वारा, हिंसा के मार्ग से नहीं, अहिंसा के, नॉन वायलेंस, और उसके मन में अपने प्रति जो सहज भाव है प्रेरित करना, ताकि जो हम कार्य करवाना चाहते हैं वो सहज मन से अपना कार्य जो प्रणाली है वो अपना सके। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होगी। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो गांधी जी के इस पॉइंट के मामले से उनका कहना था कि अंततः जो संघर्ष के माध्यम से जो जीत होगी वो सत्य की होगी। आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो तो कितना भी संघर्ष कर लीजिए आप, अंततः जो जीत होगी वो सत्य की जीत होगी। और ये जो अहिंसा का मार्ग है, ये सभी धर्म के जो भारतीय लोग रह रहे हैं, जितने भी हमारे समुदाय के अंदर, भारत के अंदर अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो इसी अहिंसा के मार्ग के द्वारा जो भारतीयों को एकता के सूत्र में जो बांधने का जो कार्य प्रणाली है वो अपना सकती है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित है वो किया था। तो एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है और मैप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चंपारण इलाका है कई बार पूछ लिया जाता है, बिहार के अंदर आपका जो इलाका है वो पड़ता है, तो चंपारण इलाका आप नोट कर लीजिए बिहार के अंदर। 1917 के अंदर जब वो गांधी जी आए थे तो सबसे पहले सत्याग्रह के आंदोलन के तहत ही उन्होंने जो बिहार के चंपारण इलाके के तहत दौरा किया था और वह बागानों के जो खिलाफ जो व्यवस्था चलाई गई थी किसानों के लिए, उन्होंने संघर्ष के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया था। और इसी सत्याग्रह की राह पर चलते हुए अहिंसा के मार्ग पर उनकी जो व्यवस्था थी उन्होंने अपनी जीत है वो दिलाई थी। क्योंकि लगान के मामले में जो व्यवस्था अपनाई जाती थी वहाँ बागानों के अंदर बिहार के अंदर, और वो बड़ी दयापूर्ण थी, यानी कि वो अपनी मजदूरी के लिए कुछ प्रेरित कर रहे थे ताकि उनकी जो मजदूरी है वो बढ़ा दी जाए। तो इसी को सिलसिले में लेकर जो बिहार के चंपारण जिले में उन्होंने आंदोलन चलाया था 1917 के अंदर, और हिंसा के द्वारा ही उस आंदोलन का जो मूवमेंट है उन्होंने चलाया था। 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिला के बागान के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान की वसूली में ढील है वो दी जाए। इसी के तहत क्या हुआ था, एक दूसरा जो पॉइंट आ जाता है गुजरात के अंदर खेड़ा जिला है, ये भी एमसीक्यूज के लिए या मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 1917 में जो गुजरात का खेड़ा जिला है वहाँ पर भी इन्होंने सत्याग्रह के मार्ग के द्वारा ही उन्होंने इस बात का सफलतापूर्वक जो आयोजन था वो किया था
क्योंकि मेनली हुआ क्या था कि वहाँ फसल खराब हो जाने के कारण लगभग, जैसा कि 1920 इसके 1917-20 के आसपास हमने विश्व युद्ध के अंदर देखा था कि एक महामारी फैली थी, और उसी महामारी की वजह से और फसल खराब हो जाने के कारण जो किसान थे वो लगान चुकाने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन वो कर रहे थे। और इसी के तहत उन्होंने ये अंग्रेज़ों से मांग की थी कि सामंतों से कि उनकी लगान देने की जो उसमें लगान देने की रियायत है वो दी जाए। और इसी के एवज में उन्होंने अहिंसा के मार्ग से सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो चलाया था, और इसी के तहत उन्होंने जो गांधी जी ने जो मूवमेंट था उसमें विजय है वो प्राप्त है वो की थी। तो 1917 में जो खेड़ा था वो बिहार के अंदर है, खेड़ा सोरी गुजरात के अंदर है, और चंपारण है वो बिहार के अंदर है। और अभी एक और पॉइंट आएगा जो कि अहमदाबाद के बारे में है, वो गुजरात के अंदर है। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे थे। तो इसी के तहत क्या हुआ था, 1918 के अंदर गांधी जी ने तो सूती कपड़ा उद्योग का जो कारखाना, क्योंकि भारत का जो उद्योग धंधा अगर कारखाने के रूप में सूती कपड़े के कारखाने में कहा जाता है तो अहमदाबाद का नाम है वो सबसे अधिक मात्रा में आता है। तो यहाँ पर भी गांधी जी ने क्या किया था, 1918 के अंदर मजदूरों के बीच में जो उनके जो लगान वसूली के लिए या वेतन मजदूरी के लिए बढ़ाने के लिए मजदूरी वो सत्याग्रह कर रहे थे। इसी के सिलसिले के तहत 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर जो सत्याग्रह का जो मूवमेंट था वो चलाया था, और इसी के द्वारा उन्होंने गांधी जी ने जो अपने सत्याग्रह के आंदोलन के माध्यम से ही उन्होंने जो मजदूरों को जो मजदूरी के मामले में जो आंदोलन था, मूवमेंट था, उनको विजय वो दिलाई थी। तो इस तरीके से ये सत्याग्रह का जो उन्होंने जो मूवमेंट चलाया था पूरी तरह से, ये 3 जगह पर इनकी व्यवस्था थी वो अपनाई गई थी। 1917 के अंदर 2 जगह थे, बिहार के अंदर चंपारण, जो ये बताया गया आप देख सकते हो, बिहार के अंदर चंपारण, और गुजरात के अंदर खेड़ा जिला। और 1918 में अहमदाबाद के हमारे 1918 में अहमदाबाद के जो गुजरात जिले के अंदर, तो ये 3 मूवमेंट उन्होंने पहले चला लिए थे। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रोलर एक्ट। अब ये रोलर एक्ट के बारे में बड़ा ही दिलचस्प किस्सा इसके बारे में जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद की भावना के लिए गांधी जी ने जो मूवमेंट है वो चलाया था। रोलर एक्ट एक मुख्य तौर पे इस तरह से एक्ट बनाया गया था कि जब ये जितने भी राजनीतिक गतिविधियां जो दबाने के लिए, आंदोलनकारी गतिविधियां दबाने के लिए कांग्रेस द्वारा ये सोची समझी रूप से बनाई गई थी, एक चाल थी जिसका मोटिव यही था कि किसी न किसी तरीके से बढ़ते हुए वर्चस्व को, यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना को, भारतीयों की राष्ट्रवाद की भावना को वो कुचला जाए। और इसका मतलब ये था कि किसी भी तरीके से अगर कोई भारतीय है वो राजनीतिक गतिविधि को चला रहे हैं तो सरकार अगर किसी इस एक्ट के थ्रू क्या कर सकती थी, उसकी राजनीतिक गतिविधि को कुचलकर बिना किसी व्यक्ति को शक के आधार पर वो 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए उस व्यक्ति को जेल में रखने का अधिकार वो मिल गया था। तो बड़ा अन्यायपूर्ण ये कार्य किया था भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा। तो इसके खिलाफ भी गांधी जी ने बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन था वो चलाया था। तो पढ़ते हैं इस पॉइंट के थ्रू क्या था ये पूरी तरह से। इस कामयाबी से उत्साहित होकर 1919 में प्रस्तावित रोलर एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया था। जब ये तीनों मूवमेंट थे, बिहार और गुजरात का और अन्य जो ये जो मूवमेंट था हमारा, जब इसी के अंतर्गत जब बिहार के अंदर जो ये चंपारण था, खेड़ा गुजरात और अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये जो आंदोलन चल रहे थे सत्याग्रह वाले, और अहिंसात्मक आंदोलन की वजह से गांधी जी को एक हम कह सकते कॉन्फिडेंस की जो भावना थी वो काफ़ी बढ़ी, क्योंकि इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसका एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद भारत के अंदर भी 3 जो एक्सपेरिमेंट किया था, और करने के बाद वो उत्साहित हुए थे कि हाँ ये जो फैसला मेरा डिसीज़न है, ये जो मैंने एक नई टेक्नोलॉजी की वजह से हम कह सकते हैं कि मेरी जो विचारधारा है वो बड़ी हो सकती है कि अग्रेसिव ना हो पाए, लेकिन इसकी वजह से हम हमारे मूवमेंट को अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो बड़ी इस बारे में दिलचस्प उनकी जो कहानी थी वो आगे चलकर बड़ी राष्ट्रव्यापी रूप है वो ले लिया था।
भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित है वो कर दिया था। यानी कि ये जो कानून बनाया गया था उसके भारतीयों ने काफ़ी अधिक मात्रा में इसका विरोध किया गया था, जो रूरल एक्ट बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो काउंसिल थी, यानी कि उसकी जो इंपीरियल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थी हमारी इंडिया की, पार्लियामेंट हम कह सकते हैं, उसने बड़ा जल्दबाजी में ही उसको पारित कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय को शामिल तो थे नहीं हमारे ये काउंसिल के अंदर। उससे पहले भारतीय कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये शामिल ही नहीं किया जाता अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसके जो सारे मेंबर थे वो पूरी तरह से अंग्रेज़ थे। तो उन्होंने इस कानून के तहत बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए ही उन्होंने ये मुख्य रूप से रूरल एक्ट तो उसका निर्माण था वो किया था और इसको लागू भी कर दिया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार है वो मिल गया था। तो इस कानून के तहत क्या हुआ था कि जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट को चला रहे थे हमारे, यानी कि देश के अंदर राष्ट्रव्यापी या राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, तो अंग्रेज़ों को क्या हुआ था, इसकी वजह से इनकी जो गतिविधियां थी, जितनी भी इनकी गतिविधियां थी, उनको कुचलने के लिए पूरा पूरा ये मौका उनके लिए मिल गया था। और किसी भी पर्सन को बिना बिना शक के आधार पर सबूत दिए वो 2 साल तक उसको बिना मुकदमा चले उसको जेल में रखने का अधिकार है वो मिल गया था। तो एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रूरल एक्ट की एक कोई भी विशेषता बताइए यह क्या था। तो इस कानून के तहत सरकार को क्या मिल गया था, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए और कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार है वो मिल गया था। तो ये सीधा साधा क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हो। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ ऐसे हिंसात्मक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू है वो होना था। नागरिक अवज्ञा का मतलब होता है उसका पालन ना करना, इनकी उसका जो नागरिक है, जो भारतीय जनता है, वो इसका पालन ना करे। तो इस प्रकार से ये जो कानून बनाया गया था, तो इसको हिंसात्मक ढंग से वो चाहते थे कि इसको भारतीय नागरिक है वो इसको पूरी तरह से माने ना। और जब ये कानून पारित किया गया था तो इसकी वजह से 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल करने का जो मूवमेंट था, जो आयोजन था, वो शुरू इसको किया था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित और रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करना शुरू कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी के आयोजन के बाद जब हड़ताल के लिए आयोजन वो शुरू किया गया, तो जैसा कि पहले चैप्टर के अंदर भी हमने दिखाया था, जब पहले आपके पहले पेज के ऊपर इस चैप्टर के दे रखा है कि किस तरीके से जो रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया जाता था। और जितने भी रेलवे की वर्कशॉप होती थी, चाहे वो दुकानें होती थी, चाहे वो टेलीफोन या टेलीग्राफ की जितनी संचार की कम्युनिकेशन की जो हम कह सकते हैं जो ये सुविधाएं थी या जिनको चलाने के लिए इनको शुरू किया गया था, तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए जो भारतीय काम कर रहे थे उनको उन्होंने इससे काम करने के लिए मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ लोग थे बड़े चिंतित हो गए। उनको ये लगा कि ये तो भारतीय इस मामले से लेकर बड़ा अग्रेसिव हो रहे हैं, बड़ा एकजुट है वो हो रहे हैं। तो किसी ना किसी तरीके से इनका जो दमन है वो किया जाए, इसके बढ़ती जो एकता को या एकजुटता को, इसको विनाश है वो किया जाए, इसको किसी तरीके से अलग है वो किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए एक दमन की नीति शुरू कर दी, यानी कि कुचलने की जो नीति थी इस मूवमेंट को उन्होंने शुरू कर दी। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इसके बाद क्या हुआ कि अमृतसर के बहुत सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था, काफ़ी सारे, जिसके अंदर बाल गंगाधर तिलक का नाम है मुख्य रूप से आता है। और गांधी जी को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए जो पाबंदी थी वो लगा दी गई थी। पाबंदी का मतलब वो एंटर नहीं कर सकते थे बिना सरकार की इजाज़त के, ब्रिटिश सरकार की इजाज़त के वो दिल्ली के अंदर एंटर है वो नहीं कर सकते थे। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे।
और इसके बाद क्या हुआ कि 10 अप्रैल को जो अमृतसर था, वहाँ पे जो एक जुलूस निकाल रहे थे लोग, शांतिपूर्ण तरीके से उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने उस पर गोली चला दी। और उसके बाद जो भी बैंक और डाकघर थे, रेलवे स्टेशन थे, उसके ऊपर जो सरकारी जितनी भी इमारतें थीं, जो भारतीयों ने क्या करना शुरू कर दिया, रेलवे स्टेशनों के ऊपर, बैंकों के ऊपर, डाक खानों के ऊपर उन्होंने हमला करने शुरू कर दिया, यानी कि जो हिंसा की जो कार्रवाई थी वो शुरू कर दी गई। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान है वो संभाली। मार्शल लॉ का मतलब था कि एक ऐसा कानून जिसके तहत धारा 144 हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप इकट्ठे पे नहीं हो सकते, या दो चार या चार व्यक्ति से ज़्यादा पर्सन है वो एक जगह पर इकट्ठे है वो नहीं हो सकते, जैसे आज के समय में हम धारा 144 है वो मान सकते हैं। तो मार्शल लॉ के तहत जो सरकार के अंदर उस स्थिति के अंदर अपनी बलपूर्वक नीति संभालने के लिए वो अपनी कार्यप्रणाली को अपना सकते हैं। और इसका मतलब ये था कि किसी ना किसी तरीक़ों से ये बढ़ते हुए जुलूस को, उसकी एकता को, भारतीय की राष्ट्रवादी की भावना को जो तहस नहस है वो किया जाए। और इसी के संदर्भ में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसी के संदर्भ में क्या हुआ था, जिसने आपने कई बार भी सुना भी होगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला जो जनरल, जिसके जनरल डायर थे, उन्होंने निहत्थे लोगों पर जो गोलियां हैं वो चला दी गई थी अमृतसर के अंदर। तो ये हत्याकांड इसी वक्त वो हुआ था। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में मैदान में जमा हुए थे। तो मोस्टली क्या होता है कि जो 13 अप्रैल को जो पंजाब के लोगों के लिए क्या माना जाता है, बैसाखी का मेला वो माना जाता है। इस दिन जो जो पंजाबी जो लोग हैं वो बैसाखी के मेले के लिए सेलिब्रेट करते हैं, और जो गेहूं की जो फसल आई हुई होती है उसको काटने से पहले इसका आयोजन है वो किया जाता है। तो ठीक इसी तरीके से वो उस जो मैदान था, जलियांवाला बाग का मैदान था, वहाँ काफ़ी सारे लोग थे वो इकट्ठे हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। तो सरकार ने क्या किया था, कुछ जो लोग थे वो तो दमनकारी जो नीति अपनाई गई थी, यानी कि रोल एक्ट लागू किया था, उसका विरोध करने के लिए लागू हुए थे। और उससे पहले जो मार्शल लॉ लगाया गया था वो शाम के समय पे लगाया गया था। ये भी एक बड़ा विचित्र काम था, मतलब उसकी दमनकारी नीतियों को चलने के लिए। तो और ये जो मैदान था वो चारों तरफ से बंद था, और इसके निकलने, आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनाया गया था। शहर से बाहर होने के कारण वहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया गया है। वो एक साइड में, शहर के एक साइड में लगा हुआ था, और जो मार्शल लॉ लगाया गया था वो हम क्या इसके बारे में शाम को या इसके बारे में लगाया गया था, और इसके बारे में खास अमृतसर में मुनादी है वो नहीं करवाई गई थी। मुनादी का मतलब होता है कि अनाउंसमेंट करना, आवाज़, पहले आवाज़ या अनाउंसमेंट के थ्रू किस जो कानून लागू किया जाता है उसको लोगों की तरफ बताया जाता था कि ये नियम या कानून है वो लागू हो चुका है। तो सरकार ने मुनादी नहीं करवाई, और दूसरी बात, लोगों को शहर से बाहर स्थित होने के कारण ये जो जलियांवाला बाग था उसकी वजह से कम्युनिकेट ना होने पाने की वजह से लोगों को ये पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है अमृतसर के अंदर। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुंचा, और जाते ही उसने मैदान में बाहर निकलने के सारे रास्ते वो बंद कर दिए। मेनली एक ही रास्ता था वहाँ पर, और उसी रास्ते को जनरल डायर ने बंद कर दिया गया, और वो अपने पूरे सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँचा था। इसके बाद उसने सिपाहियों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न वो करना चाहता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने जो भी भीड़ थी उसने लोगों को कहा कि इस पे गोली चला दी, उसने ऑर्डर दिया गोली चलाने का। और गोली चलाने से क्या हुआ कि निहत्थे लोग थे, और सैकड़ों की तादाद में वो वहाँ लोग हैं वो मारे गए। और उसके जो इस कार्यवाही करने का जो मकसद था वो ये था कि लोगों के बीच में जो सरकार के प्रति जो नैतिक प्रभाव उसको पैदा करना, यानी कि जो सरकार नियम कानून बना रही है उसको एक बलपूर्वक तरीके से लागू करना, उसको नैतिक तरीके से समझना, ये बात है वो जनरल डायर पैदा करना चाहता था। यानी कि ये उसकी कहावत है, जैसे उसने कहा ये नैतिक प्रभाव उत्पन्न है वो करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों के लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस के मोर्चे लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जैसे जो खबर है वो शहरों के अंदर फैली,
तो लोग सड़कों पे उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, और लोगों ने क्या किया, जो मोर्चे संभाल लगे थे उन मोर्चों के ऊपर और सरकारी इमारतों के ऊपर लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हमला है वो करना शुरू कर दिया। क्योंकि सरकार के द्वारा की गई इस कार्रवाई से जो जनता थी वो काफ़ी मात्रा में त्रस्त है वो हो गई थी। सरकार ने इस कार्रवाई को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घसीटकर चलने के लिए, सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते थे। महात्मा गांधी आंदोलन है वो वापस है वो ले लिया। राइट साइड में आप देख सकते हो कि एक पिक्चर दिखा रखी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घसीट कर चलने के लिए मजबूर है वो कर रहे थे। यानी कि इस कार्रवाई के तहत लोगों को निर्ममता से जो इस आंदोलन का कुचलने के लिए सरकार ने रास्ता था वो अपनाया था। लोगों के बीच में सरकार का जो अपमानित करना, उसे आतंकित करना उनका मोटिव हो गया था। जितने भी सत्याग्रही जो पकड़े जाते थे, जो मूवमेंट के लिए, फ्रीडम मूवमेंट के लिए मूवमेंट में इन्वॉल्व रहते थे, उनको नाक पर रगड़ने के लिए, उनको सड़क पर घसीट कर चलने के लिए, और जब भी कोई सारे मुलाजिम वगैरह, जो एम्प्लॉयज़ वगैरह, पुलिस वगैरह, प्रशासन मिलते थे तो उनको सलाम कर मारने के लिए मजबूर है वो किया जाता था। लोगों को कोड़े बरसाए जाते थे, यानी कि उनकी पिटाई की जाती थी, और गांव पर बम है वो बरसाए जाते थे। और जब ये सारी कार्रवाई हो रही थी, इस कार्रवाई से तंग आकर क्या किया कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। क्योंकि उनका मोटिव कभी भी ये नहीं रहा था कि हिंसा के रास्ते थे हमने जो हमारा आंदोलन है वो चलाना है। अहिंसा के, नॉन वायलेंस के रूप में उन्होंने अपना जो आंदोलन है वो चलाया था। तो इसलिए बढ़ते हुए अहिंसा को, वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने क्या किया, इस अपना आंदोलन था वो वापस ले लिया। भले ही रॉलेट एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी तक वह मुख्य रूप से शहरों कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन है वो नहीं चलाया जा सकता था। तो ये हम कह सकते हैं कि बड़ा एक जो सत्याग्रह था, जो रूल एक्ट था, वो बड़ा मूवमेंट था। लेकिन फिर भी इसको मुख्य रूप से अगर विस्तारित रूप से अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से शहरों और सड़कों तक ही सीमित है वो रहा था, गांव तक ये नहीं फैला था। और भारत के पूरे अगर इसके जनाधार खड़ा करने के लिए ये अगर और भी ज़्यादा माना जाए, जनाधार का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना। तो इसकी वजह से जो गांधी जी चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट के आधार पर लोगों को जनाधार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और बिना हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे के बीच में नज़दीकियाँ लाए बिना इस आंदोलन को चलाया भी नहीं जा सकता। क्योंकि हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी वो कहीं ना कहीं प्रभावित है वो हो रही थी। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नज़दीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इसके वजह से क्या हुआ था कि एक जो हिंदी मुस्लिम के बीच में जो बढ़ती जो नज़दीकियाँ थी, उनको लाए बिना गांधी जी को लग रहा था कहीं ना कहीं इनको वापस है वो नहीं लाया जा सकता। और खिलाफत आंदोलन क्या था उसके बारे में बताया कि जब पहला विश्व युद्ध के बारे में बताया गया, जैसे हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस है वो फर्स्ट लेक्चर के अंदर कर लिया था, तो तुर्की के अंदर जो ऑटोमन साम्राज्य था, वहाँ का मुस्लिम साम्राज्य था, उसकी जो हार है वो वहाँ हो चुकी थी। और इस हादसे की जो अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत शक्ति संधि है वो थोपी जाएगी। यानी कि जब तुर्की के अंदर ऑटोमन साम्राज्य की हार होने की वजह से वहाँ क्या हुआ, जो इनके आध्यात्मिक नेता थे जिनको खलीफा कहा जाता था, तो उनके ऊपर एक बड़ी एक संधि थी जो अपनी वैश्विक शक्तियों के माध्यम से उसके ऊपर है वो थोपी है वो जाएगी। खलीफा की तात्कालीन शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन है वो किया गया था। और इस खिलाफत आंदोलन या जो खलीफा की शक्तियों की रक्षा करने के लिए, यानी कि जो मुख्य रूप से मुस्लिम कम्युनिटी के समुदाय के लोग थे, उनकी रक्षा करने के लिए ही एक खिलाफत जो मूवमेंट था उसका गठन मार्च 1919 में मुंबई में किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना को तराशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा वो शुरू कर दी थी। यानी कि किसी भी तरीके से हमारे जो
खलीफा थे उनके बीच में जो एक कार्रवाई की वजह से शायद हो सकती, क्योंकि वहाँ विश्व शांति का संदेश है वो दिया जाता था। सभी मुसलमानों के जो जितने भी इनके जो पैरवी थे, बंधुओं थे, उनको ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा के द्वारा ही, तुर्की के द्वारा ही जो एक जो मूवमेंट था, जो कार्रवाई थी, जो संदेश था, वो वहीं से दिया जाता था। तो इसी मुद्दे को लेकर खिलाफत समिति के अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली ने क्या किया, महात्मा गांधी के साथ एक मूवमेंट है वो चर्चा वो शुरू कर दी कि किस तरीके से हम अपने जो मुस्लिम लोगों को इकट्ठा है वो किया जाए। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक ऐसे आंदोलन है वो शुरू किया जाएगा। तो कलकत्ता अधिवेशन MCQs के लिए आप नोट कर लीजिए। कलकत्ता अधिवेशन है जो 1920 के अंदर, सितंबर 1920 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर क्या किया था, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए, यानी कि जितने भी मुस्लिम जो लोग हैं उनको इसके समर्थन में जुटाएंगे, और स्वयं राज, यानी कि स्वयं का राज का मतलब हुआ अपना खुद का राज लेके आना। और इसके लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का, जो आगे चल के असहयोग आंदोलन 1920 के बाद उन्होंने शुरू किया था, तो इसके लिए उन्हें मंत्रणा वो शुरू कर दी थी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो स्वराज के बारे में, उसकी प्रति गांधी जी के द्वारा मूवमेंट के बारे में, और सत्याग्रह के विचार के बारे में, और रोल एक्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो इससे संबंधित जो भी कोई क्वेरीज आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि आप अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, और बच्चों के साथ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक, उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके अलावा आप अगर कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सब्जेक्ट वाइज और पीरियड वाइज और लेसन वाइज उसका लेक्चर है वो आप सुन सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।